हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री क्यूज का 13वां दिन का क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और आज देखेंगे उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक संहिता के बाद कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। दो प्रमुख कबीले भारत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे सारा कथन सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। पर उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। दो प्रमुख कबीले भरत और कुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया जो कुरु क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काराकुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गए। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था जो मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन वैदिक आर्य लोग कृषक थे, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। और दूसरा है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि दूसरा और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला क्वेश्चन में है कि ये उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैदिक काल के जब शुरुआती समय था तो उसमें क्या है, पशुपालन ही प्रमुख था, क्योंकि जानते होंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो भी युद्ध होते थे गायों के लिए होता था, ठीक है, और भी बहुत सारे पशुओं को पाला जाता था। तो क्या है, यदि सिर्फ ऋग्वेद यानी कि वैदिक काल की बात किया जाए पहले शुरुआती दौर में तो वो पशुपालक थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो कृषक मुख्यतः हो गए थे, ठीक है ना। और यहाँ हमने क्वेश्चन सेट किया है कि उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, तो उस अनुसार से पहला कथन भी सही ही हो जाना चाहिए, लेकिन आंसर हमने इसका बी सेट कर दिया, लेकिन यहाँ सी ही ज़्यादा उचित माना जाएगा, ठीक है ना। तो सी को लेकर चलते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है, आगे डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा। करा प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। गौ शब्द से अनेक शब्द को उद्भव हुआ जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दुहित्री जिसका अर्थ है गाय का दूध दुहने वाली। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। पर इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। लोहे की कृषि और औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है।
जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। हाँ, वो बात जो कर रहे थे उस पर हमने ध्यान नहीं दिया ना। यहाँ पे है कि लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था, कृषि बाद में बन गया था, उस कारण से क्या है, पहला कथन भी सही हो गया। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कृष्ण का भाई बलराम हरदल कहलाता था, ठीक है, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। तो ये जो भी कथन है, कहानी है, सब क्या है, वैदिक काल का है। आगे देखते हैं। कह रहा है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई थी। कह रहा है 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। चौथा है निष्क की तौल 3 सुवर्णों के बराबर होता है। यहाँ ध्यान देना है, निष्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर होता है। यहाँ पे 3 गलत है, इसीलिए यहाँ पे 3 कथन तो सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूँ उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे। 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान की खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई है। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। कह रहा है उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। कह रहा है चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं। चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। कह रहा है लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घर में रहते थे। चूल्हों और अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषि जीवी और स्थिरवासी थे। यहाँ भी क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, कृष्णवत, वृषणल के रूप में होता था। करा निष्क की तौल 4 सुवर्णों के बराबर होता था। ये चौथा में जो था वहाँ हमने 3 लिखा था, वो गलत है, इसीलिए 3 ही सही था। करा 1 सुवर्ण 320 रति के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रति के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रति का गुंजा तथा बृष्टान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं आज का 4वां क्वेश्चन। करा उत्तर वैदिक राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। कर उत्तर वैदिक ग्रंथ में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा वंशानुगत होता था। तीसरा कथन है राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में जो साक्ष्य मिलता है राजा के प्रधान वंशानुगत नहीं होता था, वो जो भी साक्ष्य मिला उसके अनुसार उसे निर्वाचित किया जाता था। तो यहाँ पे 3 और 1 तो सही है ना, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों को प्राबल्य हो गया। राज्यों के आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है सर्वप्रथम इसी समय में प्रचलन में आया। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। दिशा क्षेत्र शासक यज्ञ। तो पूरब क्षेत्र का जो साम्राज्य, पूरब में जो भी शासन का क्षेत्र था वो साम्राज्य कहलाता था। शासक को सम्राट करते थे। यज्ञ जो था वाजपेय यज्ञ होता था। फिर है पश्चिम में स्वराज कहलाता था। शासक को स्वराट बोलते थे। अश्वमेध यज्ञ इस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। फिर उत्तर वाले क्षेत्र को बैराज्य कहते थे, ठीक है, और शासक को विराट कहते थे। पुरुष मेध यज्ञ इधर पर इस एरिया में प्रसिद्ध था, कह सकते हैं। दक्षिण में भोज्य
और शासक भोज अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ पे मिडिल एरिया की बात करेंगे, अभी का मध्य प्रदेश से संबंधित एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो राज्य कहलाता था राजा और राजसूय यज्ञ होता था। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था, न कि वो वंशानुगत होते थे। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राज्य के संस्कार है। यह राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। कर इस यज्ञ के अवसर पर राजा राज्य के वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। करा राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। अगला है उत्तर वैदिक राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी यज्ञ मतलब कि रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथ से आगे निकलता था। कर इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। करा राजा अपने कर्तव्यों के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। कर उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना रखता था। ठीक है, यहाँ पे कोई हटाएंगे तो और सेंटेंस बढ़िया से होगा। उत्तर वैदिक काल में राजा स्थायी सेना रखता था। तो ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, वो कबीलाएं लोगों को जब ज़रूरत पड़ता था तो कबीला के लोग को ही जमा करके सेना के रूप में यूज कर लेता था। और बाकी 1, 2, 3 कथन तो यहाँ पे सही है, इसलिए केवल 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक संगठन शेष भाग। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे, ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। बाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व यागिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कर इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था, जो संग्रहित कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। कर उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं की दल भर्ती कर लिए जाते थे। कर उत्तर वैदिक सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे। दूसरा है शूद्र ज्ञात्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। तीसरा है उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे। तो आंसर होगा यहाँ पे कि शूद्र ज्ञात्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। दूसरा कथन सही है और बाकी सब सही। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलती है। तो यहाँ पे भी केवल 2 कथन सही है। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संगठन। कर उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए कर पर जीते थे। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जनसामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया।
जैसे कृषि, पशुपालन आदि। कर ऊपर के 3 वर्णों की समान विशेषता यह थी कि वह उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दासता का घोतक बन गया। शूद्रों को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया, वहीं दूसरे की इच्छा अनुसार काम करने वाला है। करशिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा तथा उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त होता था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा और अहिस क्षेत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, यह वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। उत्तर वैदिक काल में कुल कितने संस्कार थे? 10, 12, 14 या 16? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 संस्कार थे। ठीक है, तो देख सकते हैं 16 संस्कार यहाँ कौन कौन थे? गर्भाधान मतलब नर नारी का मिलन या गर्भधारण हेतु। फिर है पुंसवन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु। सीमांतोनियन मतलब है गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। फिर है जात कर्म मतलब शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देना व सह चटाने का कर्म। फिर है नामकरण या नामधेय शिशु का नामकरण। निष्कर्मण मतलब गृह से बाहर लाने का क्रम शिशु के पिता या मामा द्वारा। अनाप्राशन अनादि चटाने का कर्म। आगे है चूड़ा कर्म या मुंडन। केश मुंडन कर्म केवल बालकों तक सीमित था। कर्णभेद मतलब कान छेदने का कर्म। विद्यारंभ मतलब गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। उपनयन होता था यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश। वेद आरंभ मतलब वेद आरंभ करने का कर्म। समावर्तन मतलब शिक्षा पूर्ण होने पर मेघचर्म या दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना। फिर है विवाह, 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। वानप्रस्थ है 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान करना। और अंत्येष्टि होता है अंतिम दाह संस्कार। आगे देखते हैं। माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह कराना कौन सा विवाह कहलाता था? तो यह गंधर्व विवाह कहलाता था, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। विवाह के प्रकार मनुस्मृति के अनुसार ये कथन है 8। ब्रह्म विवाह दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ। दैव विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ। फिर है आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। फिर है गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह करवाना। असुर विवाह, क्रय द्वारा। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह। फिर 8वां है 50 विवाह, कन्या को भगाकर विवाह जब वो अपने चेतना में ना हो या हरण करना, यानी सोती अवस्था में या नशे में या मानसिक विक्षिप्तता के रूप में। आगे देखते हैं। नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन है? तो वहाँ पे होगा नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में 10 प्रथा विद्वान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। आगे है मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था, उन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। चलिए, तो आज अब है अंत। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस काल से मिलता है? ऋग्वेदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल? तो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो आंसर ऐसा नहीं कि ऋग्वेदिक काल ही होगा, आंसर होगा गुप्त काल में प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ठीक है, सती प्रथा अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी।
रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वैजयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो माद्री है सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। आगे है सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। फिर 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया हिस्ट्री से। तो अगले दिन मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे वीडियो किसी प्रकार से देखते रहें। ठीक है।